Hello everyone. So today we will discuss Arrhenius theory and Ostwald law of dilution. So Arrhenius theory of ionization के basically postulates क्या postulates थे उसके बुक में से हम करेंगे. तो सबसे पहला postulate इसका क्या था कि when dissolved in water an electrolyte splits up into positively and negatively charged particle called ions. The process is called ionization. यानी कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसोल्व किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन. इन मॉडर्न व्यू ये थी उसकी ओल्ड फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन. अब मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग द थ्योरी एज्यूम्स दैट द इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलरेडी आयनाइज्ड इन सॉलिड स्टेट एंड दीज आयंस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. यानी कि जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव था थ्योरी का वो क्या बोलता था कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अपनी सॉलिड स्टेट में. पर वो सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं? क्योंकि वो हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्योंकि आयंस को मतलब आयंस एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को. तो व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिसॉल्व इन वाटर, और जब वो उस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है कैटायन और एनायन बनाने के लिए. तो ओल्ड फॉर्म क्या बोलती थी कि ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और जब उसको पानी में मिलाया जाता तो वो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में टूट जाता. बट मॉडर्न फॉर्म क्या बोलती थी कि इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर जब उसको पानी में मिलाया जाता है तो वो एज अ कैटायन और एनायन डिसोसिएट हो जाता है. For this reason, this theory is called theory of electrolytic dissociation. Second postulate क्या था? The charge carried by cation is equal to the charge carried by anions. As a result, electrolyte solution is electrically neutral. यानी कि charge on cation is equal to charge on anion. तो ये electrically neutral होता है. थर्ड पोस्टुलेट इसका क्या था? द चार्ज्ड आयन मूव्स थ्रू द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. यानी कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, यानी कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ आयंस की मूवमेंट होगी. द माइग्रेशन ऑफ आयंस कोज द पासेज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. अब सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें से करंट पास हो सके. अब करंट पास क्यों होता है? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस. यानी कि माइग्रेशन, जो मूवमेंट ऑफ आयंस होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो करंट को कैरी करते हैं. और उनकी माइग्रेशन ऑफ आयंस होती कहाँ है? अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ. तो उन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो माइग्रेट करते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से पास हो जाता है. दिस एक्सप्लेन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो ये जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का उसको भी ये वाला पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर देता है. एंड द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया था. फोर्थ पोस्टुलेट इसका क्या था? द आयंस फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. यानी कि जो आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पहले जो आयंस की फॉर्म में टूट गया था वो कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट होता रहता है उस मॉलिक्यूल को दोबारा फॉर्म करने के लिए. तो यानी कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है आयनाइजेशन का वो इक्विलिब्रियम में है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज रिटन एज, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू concentration of A positive into concentration of B negative upon concentration of AB, where K is called dissociation constant, and the fraction of total number of molecule that dissociate into ion is called the degree of dissociation, or number of molecule dissociated divided by total number of molecules क्या होते हैं? degree of dissociation, जिसको अल्फा से डिनोट करा जाता है. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है डाइल्यूशन पे और मैक्सिमम कर जाती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज क्यों करती है डाइल्यूशन पे? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इंक्रीज कर जाते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या कर जाती है? इंक्रीज. ओके, सो इट्स फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ Arrhenius theory of ionization is the electrical conductance of an electrolyte solution depend upon the number of ions present in solution. यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं. number of ions is directly proportional to conductance. So greater the degree of dissociation, यानी कि higher is the conductance. क्यों? क्योंकि number of ions dissociated क्या होंगे? ज़्यादा. जितनी ज़्यादा degree of dissociation होगी उतने ज़्यादा.
Thus the degree of dissociation of an electrolyte determines whether it is a strong electrolyte or a weak electrolyte. अब अगर ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हुए यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हाई हुई तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर लो हुई तो इसका क्या मतलब है कि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताती है कि एक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहला आता है नेचर ऑफ सोल्यूट। सम इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो कम्प्लीटली आयनाइज हो गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी हाई, तो मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ सब्सटेंसेस या कुछ एसिड, कुछ ऑर्गेनिक एसिड, बेसिस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते। जब इलेक्ट्रोलाइट में डिसोल्व करे जाते हैं तो उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो होती है, तो वो क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब बेसिकली क्या होता है कि इन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट जो कि ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उन आयंस को हेल्ड करा जाता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब हर सॉल्वेंट यानी कि एक सोल्यूट को जब जिस सोल्वेंट में डिसोल्व करा जाता है तो हर सोल्वेंट की एक ऐसी पावर होती है कि वो सोल्यूट के आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके, सो दैट सोल्यूट सोल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो सके, राइट। तो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोल्व इन वाटर, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस आर हाईली वीकन्ड बिकॉज वाटर इज अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब वाटर क्या होता है, एक हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वाटर की, तो वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वीकन कर देता है और इस वजह से सोल्यूट सोलवेंट में यानी कि वाटर में डिसोल्व हो जाता है। दस आयनिक कंपाउंड गेट क्विक डिसोसिएटेड इन वाटर एज कम्पेयर टू अदर सोलवेंट। तो इसलिए जो आयनिक सोल्यूट्स होते हैं वो वाटर में ज़्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं अदर सोलवेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बाकी सोलवेंट्स के कंपैरिजन में हाई होता है। थर्ड इज कंसंट्रेशन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। एज द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो और लिमिटिंग अप्रोचेज इन्फिनिटी, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेज यूनिटी, दैट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू। फोर्थ आता है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली डिक्रीज कर जाती है कॉमन आयन की प्रेजेंस में, क्योंकि कॉमन आयन प्रेजेंट होता है तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से। फिफ्थ इज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है विद राइज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाती है, स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज करेगी, कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ अरेनियस थ्योरी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब ये सारा अब तक हमने पढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब एक और लो आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था। तो ये क्या कहता है बेसिकली, इट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट आर आयनाइज्ड ओनली पार्शली। द आयंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रेजेंट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। कंसीडर कर लिया हमने एक इक्वेशन बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कि ए बी इक्विलिब्रियम में ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव के साथ। तो अब अगर हम उसकी ए बी की इनिशियल कंसंट्रेशन देखें, यानी कि जब टाइम ज़ीरो है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या सी, इन दोनों की क्या है, 0 0। अब कुछ समय के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कुछ अमाउंट इसका कम हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो सी अल्फ़ा हमने मान लिया कि कम हो गया। तो ये जितना कम हुआ ये उतना ही बनेगा, तो इनकी फॉर्मेशन कितनी होगी, सी अल्फ़ा। यहाँ से अब हमने सी निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस अल्फ़ा। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ AB। A की यहाँ से क्या थी, सी अल्फ़ा, B की क्या थी, सी अल्फ़ा, AB की कितनी है, C इंटू के 1 माइनस अल्फ़ा। सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है ये। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल कंसंट्रेशन अल्फ़ा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिटी, यानी कि यूनिटी से भी कम होता है। तो अल्फ़ा को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ जाता है, सी अल्फ़ा स्क्वेयर के, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी से भी कम,
तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन के सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन के कंसंट्रेशन। तो यहाँ से ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की क्या डेफिनेशन आई कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर कंसंट्रेशन। तो ये क्या होगी डेफिनेशन ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की। अब नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली इफ द वैल्यूज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर नोन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, तो हम ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, और ये जो अल्फा की वैल्यू है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय नोइंग द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो इस दोनों की वैल्यू को पता करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और वहाँ से हम ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। These values are determined from conductance experiment and Coriolis law. The value of alpha are then substituted in this expression. अब इस एक्सप्रेशन में सभी अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद अगर के डी कॉन्स्टेंट आता तो मतलब ओस्टवाल्ड लॉ क्या हो गया हमारा, वेरीफाई। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी एक ही लिमिटेशन थी कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो वेल एंड गुड था, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये प्रॉपर तरीके से फेल था। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में फेल क्यों था वो देखते हैं। तो फर्स्ट रीज़न इसका क्या था कि ओस्टवाल्ड लॉ इज बेस्ड ऑन अर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन according to which only a fraction of electrolyte dissociate at ordinary concentration and complete dissociation occurs only at infinite dilution। यानी कि ओस्टवाल्ड लॉ पूरी तरीके से अर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन पे बेस था। और अर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलती थी कि एक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली डिसोसिएट होता है ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पे, अगर उसको कम्प्लीटली डिसोसिएट होना तो वो सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होगा, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ठीक भी था। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हर कंसंट्रेशन पे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते थे, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होना चाहिए था। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही डिसोसिएट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे नहीं थे। तो इस वजह से फिर अल्फा की करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो था वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा था, तो ओस्टवाल्ड लॉ जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा था। तो एक इसकी ड्रॉबैक ये थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और दूसरी क्या थी, द डेरिवेशन ऑफ ओस्टवाल्ड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मास एक्शन विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द आयनिक इक्विलिब्रिया। यानी कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे इसकी जो डेरिवेशन थी वो टिकी हुई थी, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक मेजर रोल प्ले कर रहा था इसमें। लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये लॉ ऑफ मास एक्शन को भी फॉलो नहीं कर रही थी। अब नेक्स्ट, अब इसके तो ये इसके दो रीज़न हो गए कि स्ट्रॉन्ग के केस में ये फेल क्यों होगी थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ is applicable only to weak electrolyte. It is used in calculating the dissociation constant of weak acid and weak base by determining the degree of dissociation from conductance measurement। मतलब ये बेसिकली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हेल्पफुल होता है विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको कि उसके कंडक्टेंस मेजरमेंट से हम निकाल सकते हैं। अब लिमिटेशन वगैरह हमने ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की देख ली, अब हम लिमिटेशन देखेंगे अर्हेनियस थ्योरी की। तो इसकी पहली लिमिटेशन क्या थी कि वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी फेल हो गया था, जो कि पूरी तरह अर्हेनियस थ्योरी पे बेस्ड था, तो मतलब अर्हेनियस थ्योरी भी फेल हो गई थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपनी मोल्टन स्टेट में। सो द आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो जो मतलब आयनाइजेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो एब्सेंस ऑफ वाटर में भी हो जा रहा था। और जबकि अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्हेनियस ने तो क्या बोला था कि वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट होगा, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो एब्सेंस ऑफ वाटर में भी डिसोसिएशन हो रहा था, तो इस पे भी ये कोई कमेंट नहीं कर पाया था।
अर्हेनियस थ्योरी प्रपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। अर्हेनियस थ्योरी ने बताया कि आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, बट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट, इट इज़ फाउंड दैट देयर इज़ अ गुड एग्रीमेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ एल्फा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू आ रही थी वो फिर भी ठीक थी, बट जो बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैल्यू आ रही थी वो एक डिसएग्रीमेंट कोज कर रही थी अल्फा की वैल्यू में, उस पर भी अर्हेनियस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। अगली लिमिटेशन क्या थी? अर्हेनियस थ्योरी प्रपोजेस दैट कंडक्टेंस इंक्रीज करता है विद डाइल्यूशन बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इवन एट मॉडर्न कंसनट्रेशन। यानी कि अर्हेनियस ने क्या बोला था कि कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस बात की कोई सेंस नहीं थी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करा तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, क्योंकि इसका कंडक्टेंस तो मॉडरेट कंसंट्रेशन पे भी इंक्रीज कर रहा था। सो दिस थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। और अगली लिमिटेशन क्या थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर विद कंसंट्रेशन। तो ये इसकी कुछ मेन लिमिटेशंस थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।